तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो पहला प्रश्न है देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारतीय संसद का जो अर्थ है वो आपका क्या है भाई? भारतीय संसद का अर्थ क्या है? राज्य सभा लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा? तो देखिए हम लोग जब संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो वही आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये जो भारतीय संसद होता है वो बेसिकली क्या होता है भाई? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिल करके बनता है। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? सभी लोग एक बार बता दो यार, क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखो यार, शेयर कर दो धड़ाधड़ और लाइक यार जरूर करना, ठीक है? लाइक करना बनता है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले पूछा गया है, इनमें से बताना है शीशे की मात्रा जो अधिक पाई जाती है किसमें? निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन? क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे हैं भाई। शीशे की मात्रा जो अधिक पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाले जो ईंधन होते हैं, ठीक है? यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, उच्च ऑक्टेन वाले जो ईंधन होते हैं वो आपके जो है बेसिकली उसमें शीशे की मात्रा जो अधिक पाई जाती है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की जो रचना है किसने की थी? घनानंद, बिंबिसार, कौटिल्य, पुष्यमित्र? सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका जवाब जो है आना शुरू हो गया। तो चाणक्य ने किया था और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने किया है। तो कौटिल्य के साथ कौन था? चंद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हो महामंत्री भी थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि भाई साइमन कमीशन का बेसिकली बहिष्कार क्यों किया गया था? जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने बहिष्कार क्यों किया था? इसका रीजन क्या था भाई? जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। पहला है कि वे समझते थे कि मात्र दिखावा है। सबसे बड़ा रीजन क्या था भाई? इस कमीशन के जो सदस्य थे ना वो सारे के सारे अंग्रेज थे। सबसे बड़ा जो रीजन था, जो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। इसी वजह से जो है बेसिकली बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक यार, आप लोग भी जवाब जो है देते हुए चलिएगा, जल्दी जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है किसने किया था? चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जो देते हुए चलिए। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर काफी लोग के जो है सही आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, रॉयल कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने जो है बेसिकली रखा था त्रिस्तरीय जो है बेसिकली पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है लागू किया जाता है? तो 6 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर धारा जो आपका 6 नंबर जो आपका 356 है। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत जो है बेसिकली राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर रहना चाहिए भाई, परेशान बिल्कुल मत होइए। एक एक चीज जो है क्लियर होता है वो चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए जो है किसकी आवश्यकता है, यानी कि किसकी वजह से जो है जंग लगता है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों लोहे में अगर जंग लगने के लिए आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन और जल, ये 2 चीजें होती हैं, इनकी वजह से जो है लोहे में जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शीशा बताओ एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। शीशा क्या है भैया जी? शीशा शुद्ध ठोस पदार्थ है, अतिशीतित द्रव पदार्थ है, जेल है या पॉलीमर है? 8 नंबर क्वेश्चन है, कई बार आपको कराया जा चुका है, बताया भी जा चुका है। सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शीशा जो एक अतिशीतित द्रव पदार्थ होता है। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं, ठीक है, बी जवाब वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल 101% जो है करेक्ट हो जाएंगे। यूरेनियम अंततः जो है किस तत्व के स्थायी
आइसोटोप में जो है बदल जाता है। यूरेनियम की बात हो रही है कि अंततः जो है किस तत्व के स्थायी यानी कि समस्थानिक में जो है बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। रेडियम, थोरियम, पोलोनियम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे देखिए यूरेनियम जो है, अब यहाँ पर यूरेनियम से संबंधित तो कुछ लोग के दिमाग में थोरियम चल रहा होगा, कुछ लोग के दिमाग में सीसा भी चल रहा होगा। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं क्या भाई? सीसा, ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया भैया? सीसा, हाँ भैया, सबके रेडियम थोरियम ही जवाब आ रहे थे, बट सीसा जो है करेक्ट हो गया, ये चीज याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था जो कहाँ पे स्थित है? क्या पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर? राष्ट्रीय पर्यावरणीय, ध्यान से देखिए भाई, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेगा। राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो है आपका पूछा गया है कि इंजीनियरिंग अनुसंधान जो आपका कहाँ पे स्थित है? जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नागपुर। काफी लोग के जवाब जो है नागपुर आ रहे हैं, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला नागपुर महाराष्ट्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपके पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, तो ये सब चीजें जो है आप लोग हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष, वेरी इजी क्वेश्चन भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाब देखिए यहाँ पर, देखो संविधान सभा के अध्यक्ष जब भी पूछा जाता है तो सिर्फ अध्यक्ष बोला है तो स्थायी अध्यक्ष का नाम याद रखिए। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिटेल में जान लेंगे। जो है जब संविधान सभा बना था तो 9 दिसंबर 1946 में जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम था बेसिकली आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो वो अस्थायी थे और 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष जो है बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिया गया और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से जो है मदद मिलती है, किस चीज में मदद मिलती है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया जी याद रखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से जो बेसिकली सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में जो है मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेत फुफ्फुस रोग जो है पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया भाई, श्वेत फुफ्फुस रोग जो है पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में? तो भैया जी श्वेत फुफ्फुस रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पीड़क नाशक होते हैं, ठीक है, जो पीड़क नाशक समझते हो ना, इन उद्योग के कर्मचारियों में जो है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, जितने भी साथ दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग है बेसिकली आपका किस रूप में जो है किया जाता है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, यहाँ पर आयोडोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग बेसिकली पूर्ति रोधक में किया जाता है, पूर्ति रोधक होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है।
पेंडुलम को थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया, क्लियर दिखेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बताइए क्या हो जाएगा। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम समझते हो ना, घड़ी देखा है, पेंडुलम जो ऐसे चलता रहता है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो सब लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। पेंडुलम को अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो समय अवधि है बढ़ जाएगी। ठीक है, समय अवधि जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। लार, कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करिए। भाई लार किसके पाचन में मदद करता है? भाई लार जो है किसके पाचन में मदद करता है? जवाब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आना शुरू हो गया। भाई लार जो होता है बेसिकली ये स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के जो है पाचन में मदद करता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलिए, एक लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे और भी जो लोग हैं यहाँ पर जुड़ सके, पार्टिसिपेट कर सके। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है कौन सी है? 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि है कौन सी? भाई उरु अस्थि। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं उरु अस्थि, वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है? 19 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो ये ल्यूकीकिया रक्त कैंसर की बात करते हैं तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, इनमें जो है असमान वृद्धि होता है, जो WBC होती हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो लोग कहते हैं जीएस क्वेश्चन नहीं मिलता, जीएस का क्वेश्चन है तो क्या भैया आपका ये। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि इस पेड़ की छाल, छाल लिखा है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आप लोग के घर में देखिए एक मसाला ऐसा होता होगा जो पेड़ की छाल जैसा लगता है, बताइए कौन सा है? दालचीनी, नीम, लौंग या पाम? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जितने लोग दालचीनी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दालचीनी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसकी जो छाल है वो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक जो है कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फटाफट बताते हुए चलिएगा भाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद बिन बख्तियार? तो इसको ऐसे याद भी, देखो इसको सबको याद भी हो गया, बख्तियार, मैंने कई बार आपको बता रखा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट करने वाला कौन था? भाई मोहम्मद बिन बख्तियार था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, सी जवाब वाले जितने भी साथी हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत है वो आपका कौन था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन जो है आप लोग के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया है। अब सेल्यूकस निकेटर में सही में आप लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत है वो कौन था? देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया जी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर जो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। ये चीज याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो है यूनानी राजा था, उसका राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। तो यहाँ पर कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया रामायण का अनुवाद जो है फारसी में बदायूनी ने किया था। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बदायूनी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो भैया जी 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डिजरैली ने। ठीक है, 24 में जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं डिजरैली, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान जो अपने उच्चतम स्तर पर था? चित्रकारी जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? देखो औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो उसको हटाई दो, अकबर को भी हटाई दो, बची कौन? जहांगीर।
जहांगीर के शासनकाल में जो है जो चित्रकारी था वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, सांप्रदायिकता निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार किस वर्ष में जो आरंभ किया गया था? चलिए फटाफट जवाब जो देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया इसका याद रखिएगा 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार 1909 ईस्वी में जो आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान जो आपका भारत आया था? फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 27 नंबर की, तो यहाँ पर याद रखिएगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था? तो हर्षवर्धन के जो है शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वापस वेदों की ओर लौटो या वापस वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इसका आवाहन जो है किसने किया था? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा, इसका आवाहन जो है किसने किया था? ये भी मजेदार प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो वापस वेदों की ओर लौटो, इसका जो आवाहन है बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है क्या कहते हैं? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? देखिए पूछा गया है कि निश्चित समय अवधि में कि उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है टोटल जो आपका क्या हो जाएगा? आपका कहलाता है राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय जो आय होती है उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक एक शेयर एक एक लाइक करते हुए चलिए भाई। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंक के कार्यों में जो है कौन शामिल नहीं है? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य होता है भाई, केंद्रीय बैंकों में होता है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण ये भी होता है, लेकिन सरकारी खर्च पर जो नियंत्रण है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये विदेश जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके कार्यों में नहीं आता है सरकारी खर्च पर नियंत्रण। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगली जो क्लास है, अगली वाली क्लास छोटी सी वाली क्लास चलने वाली है। तो नीचे देखिए लिंक दिया गया, फटाफट उस वाली लिंक पर क्लिक करिए। जीके और जीएस की वो भी क्लास है, फटाफट उस लिंक पर क्लिक करिए। अगली वाली क्लास में फटाक से दौड़ भाग करके आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लास चलने वाली है 1 मिनट में बिल्कुल आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो जल्दी से उस वाली क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया लिंक और कॉमेंट बॉक्स में मैंने देखिए पिन कर रखा है, तो वहां से आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगली वाले क्लास में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।